ये र्यूमर कि इस ग्रीजिंग में पिग या काऊ का फैट है, इसका सबसे पहला रेफरेंस कोई 22 जनवरी 1857 का है, जब लेफ्टिनेंट राइट जो दमदम में डिपो में पोस्टेड थे, वो अपने सुपीरियर्स को बताते हैं कि जनाब, जो हमारे नेटिव्स हैं उन्होंने एक स्टोरी बताई है कि एक सोल्जर से एक दलित पानी मांगता है और सोल्जर जो है वो रिफ्यूज कर देता है। तो दलित सोल्जर को बोलता है कि तुम मुझको पानी नहीं दे सकते, पर वो काऊ और पिग के फैट से जो लेस्ड कार्ट्रिज है उसको मुंह में तुम डाल के फाड़ सकते हो। ये र्यूमर की पहला रेफरेंस है। उसके बाद कोई 11 फरवरी 1857 को जनरल हेरसे आगे रिपोर्ट करते हैं सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि नेटिव लोग ये बोल रहे हैं कि साहिब लोग आपको एक कार्ट्रिज को मुंह में डाल के उसको फाड़ने के लिए मजबूर करेंगे जिसके ऊपर काऊ और पिग का फैट है। अब ऐसी सिचुएशन में ये र्यूमर बहुत तेजी के साथ जड़ पकड़ता है लोगों के माइंड में, और अंग्रेज इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि वो एक डायरेक्शन भी देते हैं कि भाई जो कार्ट्रिजेस सोल्जर्स को रिलीज किए जाएं वो अनग्रीज्ड होने चाहिए, और सोल्जर्स को कहते हैं आप खुद जाके इस पे ग्रीज लगा लो, जो भी आपकी मर्जी है, घी लगाना है तो घी लगा लो, बीज वैक्स लगाना है तो बीज वैक्स लगा लो। पर सोल्जर्स के दिमाग में जब शक पड़ चुका था तो फरवरी तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कहा हमको कोई भी तरीके का पेपर कार्ट्रिज जो है इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें अब इसके ऊपर शक है और ये हमारे धर्म के खिलाफ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। सबने रिफ्यूज किया। इस बैकग्राउंड में कोई 16 फरवरी 1857 को 19th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है उसके लोग गन्स को इस्तेमाल करने से नामंजूर कर देते हैं। वहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल मिचेल थे, वो उनको कुछ मनाने की कोशिश करते हैं, तो सोल्जर्स उस पर आगे रिवोल्ट करते हैं और जाके जो बंदूकें हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं। वो जो स्टोरेज थी वहां एंटर कर जाते हैं और सारी बंदूकें कैप्चर कर लेते हैं और एम्यूनिशन भी। फाइनली लेफ्टिनेंट कर्नल मिचेल उनको किसी तरीके से समझा पाते हैं और उनको अपने बैरक्स में वापस भेजते हैं। पर 23 मार्च 1857 को वो पूरी की पूरी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 19th उसको डिसआर्म किया जाता है और डिसबैंड कर दिया जाता है। और इसके तुरंत बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉक के ऊपर गोली भी चलाते हैं और अपनी तलवार से अटैक करते हैं। जब उनको कैप्चर करने की कोशिश की जाती है तो अपने को मारने की कोशिश करते हैं। चूंकि वो बच जाते हैं तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल के बाद हैंग कर दिया जाता है, और उनके साथ जो दूसरे जमादार थे ईश्वरी प्रसाद, उनको भी 21 अप्रैल 1857 को हैंग कर दिया जाता है। जब इस तरह की पनिशमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं तो इस दौरान में अंग्रेज एक चीज नोटिस नहीं करते हैं कि अंग्रेजी ऑफिसर्स के घरों पे जलते हुए तीर फेंके जा रहे थे। बैरकपुर का टेलीग्राफ ऑफिस जो था उसको जला दिया गया था। ये छुटपुट बातें होनी शुरू हो जाती हैं, पर अंग्रेज इसको दरकिनार करते हैं। शेख पलटू, जिन्होंने मंगल पांडे को रोका था मर्डर करने से या हर्ट करने से अंग्रेजों को, अंग्रेज ऑफिसर्स को, उनको ऑन स्पॉट हवलदार प्रमोट किया जाता है। पर जो उनकी बटालियन थी मंगल पांडे की, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसको 6 मई 1857 को डिसबैंड कर दिया गया, और उससे पहले शेख पलटू का सिपाहियों ने मर्डर कर दिया था। ये जो अंडर करंट्स थी इसको अंग्रेज इग्नोर करते हैं, पर ये जो ग्रीज्ड कार्ट्रिज का इशू था, जो लोगों के जहन में एक सस्पिशन बैठ गया था
इसको एड्रेस करने की उनकी हर कोशिश नाकामयाब होती है। ऐसी सिचुएशन में कोई 24 अप्रैल 1857 को 3rd बंगाल लाइट इन्फेंट्री के 90 में से 85 लोग रिफ्यूज कर देते हैं वेपन्स को यूज करने से। उसके तुरंत बाद 9 मई 1857 को 4000 अंग्रेज और हिंदुस्तानी सोल्जर्स एक स्क्वायर बनाते हैं और उनके बीच में ये 85 लोगों को खड़ा किया जाता है। इनको डिसग्रेस करके, डिसआर्म करके इनके साथ बदसलूकी होती है, क्योंकि एक सोल्जर को निकाला जा रहा था आर्मर से। और वहां से ये सारा ड्रामा कोई 2 घंटा चलता है। ये सारे 85 लोग उन 4000 लोगों के सामने रो रहे थे और उनसे गुहार कर रहे थे कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो, तुम तो हमारे साथ ही हो। अंग्रेजों को वो यहां तक कहा जाता है कि अब्यूज भी कर रहे थे। इस वक्त स्वाभिमान की बात आ जाती है, धर्म से उठ के स्वाभिमान की बात आ जाती है। और इस 2 घंटे के ड्रामे के बाद इन 85 लोगों को 2 मील तक शैकल्स के साथ पैदल चलाया जाता है जेल तक। उसी दिन शाम को 9 मई को वहां पे जो आर्मी ऑफिसर थे उनके पास एक नेटिव ऑफिसर जाता है इंडियन और कहता है कि सिपाही रिवोल्ट करने की बात कर रहे हैं। वो जेंटलमैन आगे जाते हैं अपने कमांडर के पास, जो कर्नल जॉर्ज कारमाइकल स्मिथ थे। वो हंसते हैं और कहते हैं छोड़ो, कुछ मजाक है, ये कुछ नहीं होने वाला। फिर वो ऑफिसर, अंग्रेज ऑफिसर आगे जाता है अपने स्टेशन कमांडर के पास, ब्रिगेडियर आर्चडेल विल्सन के पास। तो विल्सन साहब भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी अबाउट इट, रिलैक्स करो। पर 10 मई 1857 आफ्टरनून ये सारे सोल्जर्स एकदम से रिवोल्ट करते हैं और जाते हैं और जो 85 लोग जिनको इंप्रिजन किया गया था उनको छुड़ाते हैं। और हिंदुस्तान की 1857 के गदर, म्यूटनी, रिबेलियन, हिंदुस्तान का पहला स्वाधीनता संग्राम शुरू हो जाता है। अब यहां पे फिर हिस्टोरियंस कंफ्यूज्ड हैं। वीर सावरकर ने अपनी जो किताब लिखी थी 1857 के ऊपर, उसमें वो कहते हैं कि अंग्रेजों को पता था कि ये टैलो यूज हो रहा है और इसमें पिग और काऊ का फैट है। पर सॉल डेविड ये बोलते हैं कि ऑर्डिनेंस ने तो स्पेसिफाई नहीं किया था कि इस टैलो में पिग है कि काऊ का फैट है। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ये इममटेरियल है, क्योंकि जो वो कार्ट्रिज था उसमें जो हिस्सा मुंह में डाला जाता था उस पर ग्रीज नहीं लगी हुई थी। और अंग्रेज ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी सोल्जर्स थे उनका जो ऑब्जेक्शन था वो कार्ट्रिज को मुंह में डाल के फाड़ने से था, पर उस कार्ट्रिज को हैंडल करने से नहीं था। क्योंकि उसके तुरंत बाद 1857 में इंस्ट्रक्शंस आती हैं सोल्जर्स के लिए कि इस कार्ट्रिज को अब आप अपने हाथ से फाड़िए, मुंह में डालने की जरूरत नहीं है। पर यहां पे अब हमको देखना है कि 1857 के बाद हुआ क्या। एक डेवलपमेंट होती है, वो जो बंदूक पैटर्न 853 थी उसकी जो मजल अंदर थी और जो उसके अंदर राइफलिंग ग्रूव्स थी उसको सपाट कर दिया जाता है, मिनिए बॉल को हटा दिया जाता है और स्फेरिकल जो गोला था लेड का उसको वापस इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस गन का नाम पड़ता है पैटर्न 1858। अब चूंकि उस अंदर जो मजल थी उसकी राइफलिंग ग्रूव्स को स्मूथ कर दिया गया तो वो उसकी जो परत थी वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से वो गन या तो ब्लूम कर जाती थी, फूल जाती थी या फट जाती थी। तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड से मजल्स भेजी जिसकी परत जरा मोटी थी और फिर इंट्रोड्यूस होती है पैटर्न 1859। 1860 में एक अलग राइफल आती है, स्नाइडर एनफील्ड राइफल। यह काफी देर तक इस्तेमाल होती है और फिर 1904 में 303 आती है, SMLE, शॉर्ट मैगजीन ली एनफील्ड 303। 1919 में जलियांवाला बाग में इसका इस्तेमाल होता है और आज तक
हमारे पुलिस वाले अपने कंधे के ऊपर 303 लेके घूमते हैं, जो 1857 का रेलिक है। उसके आगे जब एडवर्सिटी होती है तो लोग उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो 1857 से लेके 1863 के बीच में कोई 22 पेटेंट्स फाइल होते हैं। अकेले 1858-59 में ही कोई 15 पेटेंट्स फाइल होते हैं कि अलग तरीके के लुब्रिकेंट्स के, ड्राई लुब्रिकेंट, अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट। और कुछ पेटेंट्स ऐसे भी थे जो कहते हैं हम एलिमिनेट कर देते हैं बाइटिंग, जो कार्ट्रिज को बाइट करने की जरूरत थी उसको। ये सारी चीजें इग्नोर की जाती हैं। 11,000 के करीब लोग मरे थे इस म्यूटिनी के दौरान, और 36 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का डेट क्रिएट होता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर असमर्थ हो जाते हैं, फिर भी काफी कोशिश करते हैं, और यहां तक कि इनका नाम क्लेमेंसी कैनिंग रख दिया जाता है कि हर एक को माफ कर रहा है। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों ने ये म्यूटिनी की थी, ये रिबेलियन किया था। अगर सारा हिंदुस्तान करता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, और चूंकि बाकी हिंदुस्तानियों ने हमारी मदद की थी इसको दबाने में, इसलिए हम लोग कामयाब हुए। पर सबसे ज्यादा आयरनी की बात यह है कि अंग्रेज खुद इस चीज को मानते हैं कि ये टैलो जो ग्रीस करने के लिए उन्होंने उस कार्ट्रिज को इस्तेमाल किया था, उससे स्टोरेज के दौरान उस बुलेट में ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है, और यहां तक कि वो बुलेट फूल जाती है और उस गन की मजल में उसको लोड नहीं किया जा सकता। और इस वजह से रॉयल लैबोरेटरी, वुलविच और अंग्रेज 1857 में ही ग्रीस को पूरी तरह से हटा के, टैलो वाली ग्रीस को, प्योर बीज वैक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर ये उन्होंने पहले कर दिया होता तो शायद हिंदुस्तान में 1857 नहीं होता।